फिल्म्स में दिखा जाता है कि तारीख पे तारीख कितनी तारीख आपको मिलेगी, हाउ मच एडजॉर्नमेंट यू विल गेट। हे दिस इज लीगल सलोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा तीसरा व्लॉग। जुडिशियल इंटर्नशिप को ध्यान में रखते हुए ये व्लॉग बनाया जा रहा है और आपको इस व्लॉग में खास तौर पे ये बताया जाएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा वर्थ इट था आपका देखने के लिए, क्योंकि आपको इस पूरे व्लॉग में ये बताया जाएगा नहीं है क्या क्या मुझे खास चीज है जो सीखने को मिला, मुझे क्या काम मिला था जो कि 3 दिन पहले मुझे मिला था और 3 दिन की छुट्टी में मैंने वो किया और आज उसका प्रेजेंटेशन उसको दिया जाएगा मेरे सीनियर्स को, यानी मेरे लीगल रिसर्चर्स को जो मेरे सीनियर हैं इस समय। तो वो सब चीज़ इस वीडियो में व्लॉग में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे। अभी बज रहा है 10:15 और 10:30 में कोर्ट भी लग जाएगा और उसके बाद फिर आज भी सिविल रिट का ही लिस्ट होगा केसेस, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को ही क्रिमिनल अपील यहाँ पर किया जाता है लिस्ट। तो देखते हैं क्या होगा, क्या खास बात है और बहुत सारा मस्ती भी करेंगे। मेरी जो कैमरामैन है वो मेरी फ्रेंड है और वो अभी कैमरा के सामने नहीं आना चाहती है, लेकिन हाँ उसका वॉइस रहेगा उसका उससे, और हम दोनों का जो बातचीत होगा वो भी आपको देखने और जानने को मिलेगा कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। पहला दिन बहुत ही ज्यादा डरावना था क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। सेकेंड डे हम लोगों को कुछ काम मिला और काम ऐसा मिला जो हमारे लीगल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। हम लोगों को क्रिमिनल अपील मिला था, जो कि क्रिमिनल अपील का जजमेंट जो भी जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती जो हैं वो जितना भी अभी तक में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये 6 महीने में जितना भी अपना सिंगल जज का जो बेंच होता है, मतलब सिंगल अपने से जो भी जजमेंट दी थी क्रिमिनल अपील में, वो सब पढ़ के उसका एक शॉर्ट ब्रीफ बनाना था और वो देना था, असिस्ट करना था। और इसमें हम लोगों ने 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो डिवाइड कर लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं वो देने के लिए, क्या सही है गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमने अपने तरीके से सब चीज़ सही किया है। और ये जो था हम लोगों का जजमेंट पढ़ना, इससे बहुत सारा चीज़ सीखने और जानने को मिला। लगभग 15 या 20 ऐसे जजमेंट थे जो हम दोनों को मिले 6 महीने के 3 महीने के इंटरवल पे जो हम लोगों ने बांटा था, उसमें 3 महीने में लगभग 15 से 20 जो जजमेंट थे वो डिस्पोज ऑफ किया गया था। और उसमें क्या होता है, क्या लीगल पॉइंट पे डिसमिस कर दिया गया, क्या लीगल पॉइंट पे अलाउ कर दिया गया, वो सब चीज़ भी समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट हाफ में। तो अब हम लोग आ चुके हैं हम लोगों के फर्स्ट हाफ के एकदम एंड में, और 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे मैम उठ जाती हैं और ये एक 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें कि बस सब लोग फ्रेश हो जाए और फिर से किया जाएगा केस को एनरोल, और फिर 2 बजे छुट्टी नहीं, मतलब ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद फिर आपका सेकेंड हाफ चलेगा। लगभग 2-2 घंटे का ही इंटरवल है जिसपे कि काम होता है। तो बेसिकली आज का जो क्रक्स है, जो अभी फर्स्ट हाफ का जो क्रक्स है वो ये है कि इंग्लिश आपको आना चाहिए, इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए, इंग्लिश आपको बोलने आना चाहिए और इंग्लिश में आपको प्लीडिंग करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे, एडजॉर्नमेंट लेते रहेंगे। जिन कोर्ट में जो जजेस हैं उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, वहां पर आप छोड़ देंगे, वहां पे आप अपीयर नहीं होना चाहेंगे। जैसे कि आज भी बहुत सारे जो इधर फीमेल और मेल जो भी ओल्ड प्लीडर्स थे, वकील थे, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हाँ, इंग्लिश में बोल पा रहे थे, बट कुछ एक आध ऐसे भी लोग थे जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही थी और वो हिंदी में ही बोल रहे थे। इवन एडजर्नमेंट भी जो लेने के लिए लेडी आई थी वो भी नहीं अच्छे से बात कर पा रही थी और न समझ पा रही थी कि एक्चुअली मैम क्या बोल रही हैं। जब मैम बोल रही थी कि प्लीज ट्रांसलेशन के लिए जब ऑर्डर करी थी तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे सामने वाले वकील, वो बहस ही किए जा रहे थे मेरिट पे। तो वहां पे थोड़ा सा क्लैश हुआ, मैम थोड़ा सा गुस्सा हो गई। तो 2-3 बार आज ऐसा हुआ कि थोड़ा हीटेड माहौल हो चुका था, लेकिन फिर दूसरा केस और फिर मूड चेंज हो जाता है, तो ये जजेस की खासियत है। लेकिन ये था कि इंग्लिश आपको आना चाहिए, इंग्लिश में आपको बोलने आना चाहिए, प्लीड करना होगा उन सभी जजेस के पास जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। और अगर आप वैसे अगर आपको जज के पास अगर आपका केस मैटर लिस्ट हो जाता है तो फिर यही इधर ऑप्शन रहेगा कि आप क्या करें कि एडजर्न ले लें और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जब किसी भी जज के पास अगर बेंच पे लिस्ट होता है केस तो फिर वहां पे बहस करें। लेकिन कितना भागेंगे, आज नहीं तो कल सीखना होगा, क्योंकि जो पर्सन टाइम से थोड़ा सा आगे नहीं चलता है वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी अगर कंप्यूटराइज नहीं होते हैं, हम लोग अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं सीखते हैं, अभी अगर हम लोग लैपटॉप और टैब चलाना नहीं सीखते हैं और उसके आदी नहीं होते हैं, तो वी विल बी एन क्या कह सकते हैं कि ऐसा जनरेशन जो कि क्या है, पीछे छूट गया है। एक बैकलॉग हम लोग के पीछे लग जाएगा कि हम लोगों को कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, लैपटॉप भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो चीज़ जैसे चल रहा है उससे थोड़ा सा आगे आगे चल चल के
चीज़ों को सीखते रहें। इंग्लिश जो है पहले के टाइम के लोगों को यहाँ पटना हाई कोर्ट में कोई बाउंड्री नहीं था कि इंग्लिश में ही करना है प्लीड, लेकिन फिर भी वो लोग इंग्लिश में करते थे और बाकी लोग इंग्लिश सीखे और अपने बच्चों को भी इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर किए। तो आज जो इन्वायरमेंट है जो प्लीडर्स का, वो इंग्लिश वाला ज़्यादा है कंपेरिजन अगर करा जाए हिंदी वालों से। तो ये एक लैंग्वेज का जो बैरियर है वो हर जगह दिखने मिलता है और कोर्ट में भी खास करके मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो हिंदी में भी प्लीड कर रहे हैं, हिंदी में भी सुन रहे हैं और सब चीज़ कर भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ऑर्डर भी बोल रहे हैं, ऑर्डर तो इंग्लिश में लिखवा रहे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं, बातचीत जो हो रही है वो हिंदी में हो रही है। बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो रहा और आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि पूरा का पूरा इंग्लिश पे बेस्ड होगा। तो फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए, फ्यूचर को देख के अगर बात किया जाए तो लर्न इंग्लिश, धीरे धीरे इंग्लिश सीखिए। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में करना है क्या। अगर आप अभी लॉ ही करना शुरू कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप इंग्लिश में कर रहे हैं। अभी भी इस जनरेशन में भी जब आप हिंदी में ही करिएगा तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको सब चीज़ ईजी मिलेगा, क्योंकि जो बहुमत है, जो लोगों की जो जनसंख्या है, मेजॉरिटी है, वो इंग्लिश वाली है। तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश पेपर्स पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, कोर्ट का वो प्रोसीडिंग सुनिए जो कि इंग्लिश में है। तो ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा धीरे धीरे इंग्लिश सीखने में और धीरे धीरे इंग्लिश में आगे बढ़ने में। और फिर जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है, वो मेरे हिसाब से हिंदी ज़्यादा टफ है कंपेरिजन टू इंग्लिश। इंग्लिश में आप जल्दी जल्दी समझ जाते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो जल्दी याद भी हो जाते हैं। हिंदी थोड़ा ज़्यादा ही टफ है और सिविल कोर्ट में तो हिंदी में ही होता है। बाकी सारे जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें हिंदी में होता है काम, और हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को भी हिंदी सीखना है। तो एक वकील को हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट की, तो फॉर दूर का सोचने वाला, जो ये कहते हैं कि दूर का अगर सोच के देखा जाए और अगर किसी को सजेस्ट किया जाए, सजेशंस दिया जाए, तो यही होगा कि प्लीज़ लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में प्लीड करना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना भी सीखिए। अगर आपको हिंदी जो है वो एक लगता है कि मुझे इन्फीरियर बना रहा है, तो अगर नहीं बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में ही कीजिए, हिंदी में सीखिए। और थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी पता होगा तो काम चल सकता है। बोलते नेक्स्ट हाफ में। ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो अब हम लोग का सेकेंड हाफ भी कंप्लीट हो चुका है और 2:45 बज रहे हैं और हम लोगों का आज जो है वो ख़त्म हो चुका है कोर्ट। और बाकी कोर्ट रूम में सेशन चल रहा है, लेकिन इस कोर्ट में ख़त्म हो चुका है क्योंकि जितने लिस्ट हुए थे मैटर उन सभी का सुनवाई हो चुका है। और आज कुछ कुछ खास चीज़ भी देखने और जानने को मिला। जैसे कि अगर आपको बताएं, जैसे की पॉइंट व्हाट आई हैव नोटेड दैट इफ़ आफ्टर गिविंग एन नोटिस, अगर किसी भी पर्सन को नोटिस दिया जाता है और वो नोटिस को रिसीव करने के बाद भी आना ज़रूरी नहीं समझता है, तो वैसे नोटिस को वैलिड ही माना जाएगा और उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये एक्स पार्टी डिसीजन हो रहा है, वो वैलिड ही है। अब वो चूज़ करता है आना या नहीं आना। नोटिस अगर सही तरीके से चला गया है, दैट डजंट मीन कि ये एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है। नोटिस गया, आपको वैलिडली आपको मिला, आप नहीं आए, ये आपकी गलती है और ये जो डिसीजन होगा, ये जो हियरिंग होगा, ये एक्स पार्टी नहीं होगा। तो इस पे भी थोड़ा सा विवाद हो गया था। तो फिर एक सीनियर, डेजिग्नेटेड सीनियर, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ सीनियर, एक जिनका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका है बट वो कोर्ट के थ्रू डेजिग्नेट नहीं हुए हैं, और एक होते हैं ऐसे सीनियर जो डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं, जो कि कोर्ट के थ्रू अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अदर एक्टिविटीज़ की वजह से वो डेजिग्नेट हो जाते हैं और उनको वो पोस्ट मिल जाता है एज अ डेजिग्नेटेड सीनियर। अब ये अपने जो डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं वो सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट के तहत वो किए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो गाउन होता है वो अलग तरीके का होता है, यहाँ हाथ पे लंबा लंबा थोड़ा क्लोथिंग होता है। साथ ही साथ अगर उनका जो कोट देखिए वो नॉर्मल क्लोथ्स नहीं होते हैं, वो कोट में भी यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे गोल गोल डॉट्स होते हैं। क्लोथ मतलब अलग तरीके का होता है, कोट भी अलग होते हैं, यहाँ पे पॉकेट्स होते हैं, 2 पॉकेट्स होते हैं और उसमें भी गोल गोल बना हुआ रहता है। तो एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिससे आप देख के पहचान सकते हैं कि ओ ही इज़ अ डेजिग्नेटेड सीनियर। और डेजिग्नेटेड सीनियर होने का कुछ पर्क्स भी है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि वो वकालतनामा नहीं खुद फाइल करेंगे, उनके बिहाफ में उनके जूनियर एडवोकेट्स करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, खुद से क्लाइंट से नहीं मिलेंगे ब्रीफ, खुद से क्लाइंट को ब्रीफ नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जो कि आप सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में जाके समझ सकते हैं। अभी अगर बात करें कि और क्या खास बात हुआ, ब्रेक हुआ था तो मैं एक एडवोकेट से भी मिली,
जिन्होंने मुझे पहचान लिया और एज अ लीगल सलोनी। और काफ़ी देर उनसे बात हुई, काफ़ी अच्छा ओवरवेलमिंग बिहेवियर था उनका। खैर देखते हैं क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे इतने कम उम्र में और इतने कम समय में अगर जान पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉगिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। और उन्होंने अप्रिसिएट किया कि आप और करते रहिए, क्योंकि ऐसा पटना हाईकोर्ट में कोई नहीं कर रहा, और ये करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको बहुत कम समय में लोग अब रिकॉग्निशन करने लग गए हैं। तो एज ही सजेस्टेड आई विल डू इट फर्दर। अब बात करते हैं कि अगर कोई एडवोकेट हाई प्रोफाइल केस का हो, यानी कि मतलब बड़ा नामी एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, और उसका बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन भी हो, और उसके बाद अगर वो आए तो क्या होगा। तो आज वही हुआ था, और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस लेके एक हाई प्रोफाइल एडवोकेट आए थे और वो प्लीड कर रहे थे, और बड़ा ही मजा आया आज देख के, क्योंकि पूरा कोर्ट जो है ना वो एक झुंड में था। एक रिस्पोंडेंट की तरफ से पूरा खड़ा था और एक पिटिशनर की तरफ से पूरा खड़ा था, और बड़ा मजा आ रहा था देखने में। अच्छी बहस हुई, और एक खास बात यह है कि पिटिशनर की तरफ से जो थे एडवोकेट, वो AOR थे और वो आज आए नहीं थे, और इसलिए वो उधर से बहस उतना हो नहीं पाया ठीक से। और इधर जो थे रिस्पोंडेंट की तरफ से जो हाई प्रोफाइल एडवोकेट, वो मस्त बहस कर गए और उनकी तरफ फेवर में चला गया केस। तो ये है भी, बहुत टाइम क्या होता है ना कि सीनियर आपको नहीं बोलते हैं बहस करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते हैं बहस, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और आप बात मानना होता है। तो दीज आर द थिंग विच वी आर लर्निंग इन दिस फेज। और खास बात और भी है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को सीखने और जानने को मिला, कि जैसे कि फिल्म्स में दिखाया जाता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख आपको मिलेगी, हाउ मच एडजर्नमेंट यू विल गेट। तो मल्टीपल एडजर्नमेंट आप नहीं ले सकते हैं, ये आपका राइट नहीं है। आपका कोर्ट देखती है प्रीवियसली आपने कितना एडजर्नमेंट लिया है, और क्या बार बार आप एकदम ऐसे ही एडजर्नमेंट लिए जा रहे हैं बिना किसी भी वजह के, तो फिर वहां पर कोर्ट जो है वो कॉस्ट भी लगा सकती है। येस, यू हर्ड राइट, कॉस्ट, पैसा भी लग सकता है। 250 रुपए एज अ पेनल्टी के रूप में आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने ये जो है ना एडजर्नमेंट बार बार लिया और कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये कॉस्ट भी लगाया जा सकता है, जैसे आज एक दो केस में कॉस्ट भी लगा, और उन्हें इमीडिएटली आज के आज पे करने के लिए कहा गया। कहाँ पे करना होता है, तो लीगल एड में करना होता है, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज में आपको जाके पे करना होता है, वहां से रिसिप्ट लाके कोर्ट में जमा करना है, तब आपको फिर फर्दर आपके केस में सुनवाई होगी और आपको लिस्ट किया जाएगा, और फिर बाकी चीजें होंगी जो भी होना है। तो दीज आर द थिंग विच वी आर लर्निंग इन दिस फेज। बहुत सारे टाइम पंक्चुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंशनिंग, जैसे क्या होता है ना कि जब केसेस बहुत सारे आ रहे होते हैं, मतलब शुरुआत हो रही होती है सुबह सुबह ही, तो मेंशनिंग होता है। बहुत सारे जज एडवोकेट्स और उनके जूनियर एडवोकेट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे इस कोर्ट को पास ओवर कर दिया जाए, यानी कि कुछ केसेस के बाद डील किया जाए, या कुछ केसेस को एडजॉर्न कर दिया जाए, यानी कि आज के लिए टाल दिया जाए, नया डेट दे दिया जाए। तो ये मेंशन ही होता है। कोई पुराने केस को वापस से लेके आना कि प्लीज टेक अप दिस मैटर, अर्जेंट है, ये सारी चीज़ों को मेंशनिंग कहते हैं। बहुत सारा रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो जो ये मेंशनिंग होता है ना, खास बात ये है कि मेंशनिंग करने के लिए आपको टाइम पे आना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं आए, मान लीजिए कि आइटम नंबर 6 पुकारा गया और आप नहीं आए, आप 2 सेकंड लेट हो गए, तो फिर कोर्ट की मर्जी है, वो नहीं ही एंटरटेन करेगी, और मैक्सिमम टाइम नहीं एंटरटेन किया जाएगा। अगर एक पन्ना था और उसमें 10 आइटम था और 10 आइटम चला गया है और आप नहीं अभी आप आए हैं, तो फिर बाद में ये तो आपका कुछ नहीं होने वाला। मतलब टाइम पंक्चुअलिटी आपका होना चाहिए। आपका जब नाम कॉल होगा, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू हियर राइटली, अच्छे से जो भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो सुनिए, जो भी चीज़ बोला जा रहा है वो सुनिए। एक और चीज़ हुआ, जो मैंने अभी फर्स्ट हाफ में भी कहा, इंग्लिश। तो मैम ने बड़ा अच्छे से डांटा, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है, अगर तो मैं कैसे समझूंगी। तो जब मैं इंटरप्रेटर को बुला रही हूँ, तो आप प्लीडिंग भी हिंदी में नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप पेपर सारा इंग्लिश में दे दीजिए और प्लीडिंग हिंदी में कीजिएगा तो चलेगा। कुछ जजेस जो हैं जिनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं, और वहाँ आपको डांट पड़ता है। तो वही ऑर्डर में लिखवा दिया जाता है कि पिटिशनर इज नॉट प्रेजेंट। मतलब आप थे, आप हिंदी में प्लीड कर रहे थे, बट फिर भी आपका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर शीट, उसमें लिखा जाएगा कि आप प्रेजेंट नहीं थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑब्जर्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।